इस वीडियो में मैंने आर्यभट्ट गणित चैलेंज एग्जाम हुआ और वो भी लेवल 2। उसमें 40 क्वेश्चन है ना, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए सेल्फ, और फिर प्ले करके वीडियो आप देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है क्या मेरे आंसर से। अच्छे क्वेश्चन है। मैंने इसका वीडियो बनाने का क्यों डिसाइड किया, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और हमेशा 3 साल से मैं लगातार इसके वीडियो बना रहा हूं। सो ले लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। कहता है भाई ऑल फेसेस ऑफ ए क्यूब आर पेंटेड रेड। 125 अगर स्मॉल क्यूब में कराया ना, तो ओबियसली जो क्यूब है ना वो 5x5x5 का है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैव एटलीस्ट वन फेस रेड इन कलर। एटलीस्ट का मतलब है 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, कॉर्नर वाले 3 है ना। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। इसका आंसर आपको बहुत इजी लगेगा और आंसर बता देता हूं क्या है। ये जो बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहा है कि आउटर फेस पे क्यूब को रेड किया है ना, तो मैं जो टोटल है ना, उन टोटल में से इनर माइनस कर देता हूं। टोटल कितना है 525, 525 का क्यूब क्या है 125। और इनर इनर देखो, इनर का मतलब है कि ये जिसके ऊपर अभी मैं आउटलाइन कर रहा हूं ना, ये एक्चुअल में 3x3 का होगा। यहां से भी अगर एक मैं ऊपर से हटाऊंगा, एक नीचे से हटाऊंगा, तो 3x3 क्यूब को माइनस करूंगा तो 98 आंसर आता है। सो एक तो शॉर्टकट तरीका है ये वाला, ठीक है। क्योंकि हमने ये क्यों नहीं ले रहे हैं, ये वाले क्यूब के तो दोनों फेस हो रखे हैं, ये वाले क्यूब का अगर आप नोट करोगे तीनों फेस हो रखे हैं, और ये वाला जो है इसके दो फेस रेड जो है वो हो रखे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें सिंपल लैंग्वेज बताता हूं। एन पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ ऑल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल इवन नंबर बिटवीन। मैंने ना इन दोनों नंबर के बीच में ना n1 पुट करके देखा। जब मैंने n1 पुट किया ना, तो यहां से तो क्या आया 1 आया और यहां से 3 आया। तो मैंने देखा यार ओड नंबर दे रहा है ये, एग्री, और इनके बीच में इवन नंबर आ रहा है। फिर मैंने n2 पुट करके देखा, तो n2 पुट करा तो भी मैंने देखा कि ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है मुझे 2 पुट करने पे इसको 3 आया, और यहां पे 2 पुट करा तो 7 आया। तो 3 और 7 के बीच में इवन नंबर हैं 4 और 6। और इवन नंबर का सम पूछ रहा है ना, तो 2 इवन नंबर को या 3 इवन नंबर को मैं ऐड करूंगा ना, तो आंसर हमेशा इवन आएगा। क्लियर हो गया। अब इवन अगर आंसर आएगा तो देखिए ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अगर किसी नंबर में अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो 3 का क्यूब 27 ओड आ रहा है, जबकि सम तो इवन आना चाहिए। ये वाला भी नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 2 रख दिया, 2 की पावर 3 प्लस 1 करा, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 प्लस 1 9, तो सम 9 आना कितना चाहिए भाई, इवन आना चाहिए। तो ये भी इवन नहीं दे रहा, ये भी इवन नहीं दे रहा। घुमा फिरा के एक शॉर्टकट तरीका तो क्या है कि सी ऑप्शन है ना, ये ही आंसर इवन सम दे रहा है। अगर मैं n1 पुट कर देता हूं इसमें, तो यहां पे आ जाता है 1 + 1 2 आ गया। n अगर मैं 2 पुट कर देता हूं यहां पे, तो n2 यानी कि 8 + में 2 10। ये वाला इवन नंबर दे रहा है, सम इवन दे रहा है, जबकि जो बीच में इवन नंबर है ना उनका सम तो इवन ही आना चाहिए। सो दिस इज वन वे। एक और भी मेथड है जो आपको शॉर्टकट लगे वो कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा मानता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, 3 कंजुकेटिव ओड नंबर है और एवरेज दे रखा है कितना, उनका एवरेज 7 है। तो साफ पता लग गया कि भैया एवरेज 7 किसका, 5 7 और 9। इन तीनों का अगर एवरेज देखो तो क्या हो जाएगा, 7 आ रहा है। तो मैंने 3 नंबर मिल गए, करेक्ट, ये हो गए 3 नंबर। आगे क्या कहता है, व्हेन फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर m है ना, उसको ऐड कर दिया, फोर्थ को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये क्या कह रहा है कि ये जो एवरेज है ना, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाता हूं मैं। कहते हैं m जो डिफरेंट है, ऐड करने पर एवरेज जो है वो आ जाता है, और वो एवरेज है ना वो आता है एक इंटीजर। इंटीजर का मतलब है फ्रैक्शन नहीं होगा और डेसिमल नहीं होगा।
तो मैंने इनको ऐड करा, तो इन तीनों को ऐड करा तो 21 आया, और ये फोर्थ नंबर है। अब मैंने 21 प्लस में m करा तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? देखिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना ये पूरा। 4 से डिविजिबल तब होगा या ये 24 बन जाए यहाँ पे, या 24 के बाद 28 बन जाए, या ये 32 बन जाए, तो ये तो 4 से डिविजिबल है। 24 बनने के लिए m की वैल्यू 3 आएगी, 28 बनने के लिए यहाँ पे m की वैल्यू 7 आएगी, 32 बनने के लिए m 11 आएगा। अब ये तीन हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m और उसका सम निकालना है, तो ये तीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल है वैल्यू m की, सम निकाला 21 आया। अगर आपका भी आंसर 21 आया था तो बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। वेल ये सिंपल है, ये अक्सर पहले किसी जमाने में बोर्ड क्लास में भी पूछा गया था। हमारे पास एक कोन है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, इक्वल बेस का मतलब है रेडियस सेम है और हाइट बराबर है, उनकी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ये तो और भी आसान हो गया। ये तीनों की तो तीनों का अगर हाइट सेम है ना, तो भैया इसकी हाइट तो r है, तो ये भी तो r हो जाएगी और ये भी r हो जाएगी। इसमें ये टर्निंग पॉइंट था। अब तो वॉल्यूम का फार्मूला है, ये वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी होती है 2/3 पाई। अब ये h की जगह पे r लिख दूंगा तो ये पाई आर क्यूब बना, ये पाई आर क्यूब बना, और यहां पे भी h की जगह पे r लिख दूंगा तो पाई आर क्यूब बनेगा। तो यहां से 1/3 आया, यहां से 2/3 आया, यहां से 1 आया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, तो 1:2:3। अगर आपका आंसर सी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। मस्त क्वेश्चन है, बहुत मेरा फेवरेट है। सिंपल क्वेश्चन है, 6 क्लास में पूछा जाता है। कहता है कि भैया यूनिट डिजिट निकालो। आपको साइक्लिसिटी मेथड पता होना चाहिए। साइक्लिसिटी मेथड क्या है कि मैंने पहले क्या पुट करा, 1 पुट करा 7 की जगह पे, 2 पुट करा, 3 पुट करा। जब मैंने देखा कि यार ये 4 पावर के बाद रिपीट करना लग गया, 7931, यहां पे भी देखिए क्या रखा, 7931, यहां पे भी 7931, यानी कि 4 की साइकिल चल रही है। अगर 4 की साइकिल चल रही है तो ये 60 है ना, ये 4 से डिविजिबल है। आप बोलोगे सर ये तो 2 से भी डिविजिबल है। एक्चुअल में 2 की साइकिल नहीं चल रही है ना, 4 की साइकिल चल रही है। तो ये 4 के जितने भी मल्टीपल है ना, उनका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 7 की पावर 61 का 7 होगा, 7 की पावर 62 का 9 होगा। अगर आपका भी आंसर 9 आया है ना, बिल्कुल ठीक है। बात बनी। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। वेल ये सिंपल क्वेश्चन क्यों कहूंगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से कहते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनका प्रोडक्ट है वो 6 है। आप सर से जैसे करो सर 6 2 into 3 होता है। फिर कहता है व्हाट इज अ पॉसिबल वैल्यू, इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है और उनका सम निकालना है। तो एक्स वाई 6 कब हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी लिखते हैं। देखिए एक्स वाई 6 कब हो सकता है, 1 into 6 भी हो सकता है, 6 into 1 6 भी हो सकता है, 2 into 3 भी 6 हो सकता है, 3 into 2 भी 6। तो x और y की 4 पॉसिबिलिटी है। इसको सिंप्लीफाई किया, सेम बेस है, इसको ऊपर लेके गया, -x से +x कैंसिल हुआ, 2y आया। अब 2y को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और y 2 की पावर 2 4 होता है। अब देखिए इसका सम निकालना है मुझे। 4 पॉसिबल वैल्यू है ना y की, इन चारों पॉसिबल वैल्यूज को पुट कर लेता हूं, यानी कि 1 2 3 और 6। 4 की पावर 1 रखा तो 4 आया, 2 रखा तो 16 आया, 3 रखा तो 64 आया। जब मैंने इसको ऐड करा तो सम, हमसे सम भी तो पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल, वो 4180 आया। 4180 का मतलब है ए ऑप्शन अगर आपका है बिल्कुल ठीक है। क्लिक करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये रिपीट हुआ था, पहले भी आर्यभट्ट में आया था, दूसरी बार आ रहा है। ये कहता भाई 160 परफॉर्मर है तो और 85 सिंगर है। मैं अक्सर इसका कहता हूं डायग्राम बना लो। ये मैंने डायग्राम बनाया,
भाई इसके दो टुकड़े कर लिए, सिंगर और एक्टर। सिंगर 95 है, लिखिए सिंगर 95 कर लिए, और 65 जो है वो दूसरे एक्टर हो गए। कहता है हाफ ऑफ द परफॉर्मेंस बिलोंग टू दिल्ली। भैया 160 का हाफ करोगे ना, तो 160 का हाफ करोगे तो दो टुकड़े होंगे, यानी कि 80-80। एग्री बात हो नहीं? यहां पे मैंने क्या करा, 80 दिल्ली से और दूसरे 80 आउटसाइड दिल्ली से। फिर कहता है आगे देखिए, अब गेम शुरू होता है इसमें अच्छे वाला। कहता है 23 सिंगर हैं वो दिल्ली के हैं। ये 95 में से 23 अगर दिल्ली से हैं, तो जो ये 72 बचे ना, ये कहां से होंगे? आउटसाइड के होंगे। बात समझ में आई? इन दोनों का सम 95 आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। आगे कहते हैं हाउ मेनी एक्टर डू नॉट बिलोंग टू दिल्ली। चलिए सिंपल से इतना, अगर ये आपका डायग्राम बन जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है। कैसे आपको समझाता हूं भाई। 80 मैंने इसमें कर दिए, तो ये बताइए 23 यहां पे हैं 80 में से, 57 यहां पे होंगे दिल्ली से। भाई 23 और 57 को सम कर लीजिए, 80 आ गया। फिर आउटसाइड दिल्ली 80 है, तो 72 अगर यहां है तो 8 बचे ये। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी एक्टर डू नॉट बिलोंग टू दिल्ली। तो एक्टर तो ये रहा, डू नॉट बिलोंग यानी कि आउटसाइड दिल्ली। अगर आपका आंसर 8 आया है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल क्वेश्चन ये इजी है, ये तो मैं कहता हूं 6-7th लेवल का है। कहता है कि भैया y इज ग्रेटर देन 6। अच्छा 6 से ग्रेटर है तो पहले ही लीजिए, y मैंने 6 से ग्रेटर ले लिया। आगे क्या कह रहा है? कहता है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ 6 डिजिट नंबर। ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। देखिए 3 से डिविजिबल आपको याद दिलाऊं कैसे करते थे? सम ऑफ डिजिट निकाल लो। सम ऑफ डिजिट निकाला मैंने, इनको ऐड करा तो 19 + x + y आया। अब ये 3 से डिविजिबल कब होगा? जब ये जो x + y है ना, अब 19 तो 3 की टेबल में तो 21 नेक्स्ट आता है, फिर 24 आता है, फिर 27 आता है, फिर 30 आता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, x + y जो है ना वो पुट करूंगा। अब फिर और y का भी देख लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आने चाहिए। तो 4 की टेबल में आएगा तो यानी कि या तो 4 ये 4y में y ये 0 हो जाए, या 4 हो जाए, या 8। तो 0 और 4 तो कट कर दो, क्योंकि y 6 से बड़ा है। तो मुझे यहां से y की वैल्यू 8 मिल गई, y 8 आ गया। अगर y 8 आ गया तो और आसान हो गया ये तो, क्योंकि एक वैल्यू मिल गई। उसके बाद तो सीधा मुझे क्या करना है, 19 प्लस में x + y था ना, इस y की जगह पे 8 रखा, तो 27 + x बना। अब 27 में x क्या क्या हो सकता है? 0, 3, 6 और 9। हमसे क्या पूछा था? फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल। तो लार्जेस्ट पॉसिबल तो 9 है। अगर लार्जेस्ट पॉसिबल 9 है, तो ये जो ऑप्शन ए है ना, इसमें देखिए x की जगह पे 9 आया, y की जगह पे 8 आया। अगर आपका आंसर ए है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेल ये एनटीएससी में आता था ऐसा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का फर्क है। कहता है कि इस सिंबल का मीनिंग है, एसटी का मतलब है ट्वाइस द सेकंड नंबर एडिड टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर। तो ये मुझे नहीं लगता बच्चों अक्सर इसमें अटकते हैं। देखिए मैंने कैसे करा है। ये कह रहे हैं सेकंड नंबर का थ्राइस और फर्स्ट नंबर का डबल। भाई 3 × इसका आपने ऐड किया, लैंग्वेज पढ़ लीजिए। ट्वाइस द सेकंड नंबर का ट्वाइस कर दिया, और थ्राइस द फर्स्ट नंबर, थ्राइस का फर्स्ट करा, 3 × 1 = 3 4। पहले बोर्ड मास रूल को इसको 7 करा। फिर वही करूंगा मैं, क्या करूंगा? कहता है कि थ्राइस द फर्स्ट नंबर, इसका 3 गुना करा और इसका डबल करा। तो अगर आपका आंसर भी 27 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। ये एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन खूब आते थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देख लेते हैं। आई थिंक सबसे इजी कहूंगा ये, क्योंकि 6 क्लास की बुक में भी था। कहता है अमित स्टार्ट फ्रॉम पी। कभी भी ऐसा होना तो आप एक डायग्राम बना लो। ये लीजिए मैंने डायग्राम बना लिया, क्योंकि एनटीएससी क्वेश्चन में अक्सर हम रीजनिंग में कराते हैं। ये यहां से चला, ईस्ट में 5 किलोमीटर गया, बिल्कुल गया। टर्न राइट, आप मान लो आप चल रहे हो यहाँ पे, आपका राइट यहाँ पे है, टर्न राइट कितना? 5 किलोमीटर, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर देन टर्न लेफ्ट, आपका लेफ्ट माना जाएगा, ये 7 हो गया।
अब ये कहता है यहां पे रुक गया, हमसे कह रहा है पी बी डिस्टेंस निकालो। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, ध्यान से देखिए, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। अब आपके सामने एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड हो गई 12, ये वाली होगी 5, और 12 होगी और 5 होगी, तो हाइपोटेन्यूज पी भी निकाल लो ना। ये साइड x निकल जाएगी। x कैसे निकल जाएगी? x का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। अगर आपका आंसर 13 है ना, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन तो आई थिंक सबसे इजी है। कहता है कि ये बताइए 1 रुपी और 5 रुपी क्वाइन से इनमें से कौन सी पेमेंट पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से करके देख लो, ये तो शायद ही किसी ने रोंग करा होगा आर्यभट्ट वाले में। भैया मैंने देखा 1, अच्छा कंडीशन है 5 से ज्यादा क्वाइन यूज नहीं करोगे। 3 रुपीज की पेमेंट, ये लो 3 क्वाइन। 14 वाले केस में आप देखोगे ये जो नंबर ऑफ क्वाइंस है ना, वो एक्चुअल में 6 हो गए हैं। कंडीशन थी 5 से ज्यादा क्वाइंस नहीं होने चाहिए। सो इस केस में आंसर हो गया हमारा 14, यानी कि बी ऑप्शन। बाकियों में 5 या 5 से लेस देन है। करेक्ट। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्लास का इनइक्वलिटीज चैप्टर करा होगा ना किसी ने, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। कहता है कि भाई यार 6 लीटर ऑफ, पहले एक बात बताऊं, जो वाटर डालते हैं ना, पानी की कंसेंट्रेशन जो है ना वो 0 होती है परसेंट है उसमें ना, एसिड और बेस में न्यूट्रल होता है पानी। तो ऐसे क्वेश्चन इनइक्वलिटी चैप्टर में भरमार भरे पड़े हैं। कैसे करा? मान लीजिए मैंने x लीटर है ना वो वाटर ले लिया, तो भाई x कंसेंट्रेशन वाटर की तो 0 है, तो 0% ऑफ x प्लस में भैया 10% ऑफ 6, ये तो देखिए दे रखा है 6 लीटर है 10%, इनको ऐड करा। कहते हैं ये बराबर करके है ना 8% करनी है 10 से डिक्रीज करके। तो 6 प्लस एक्स, सर आपने x ऐड क्यों किया? क्योंकि मैंने 6 लीटर में x ऐड किया ना, इसकी कंसेंट्रेशन 8% होनी चाहिए। तो ये तो 0 हो गया, 0 ऑफ, ये 10/100% हो गया, ये 8/100, ये दोनों 100 से 100 कट कर दोगे, यहां से 60 आया, यहां से 48 प्लस 8x आया, 8x इक्वल टू 12 x। अगर आपका आंसर 1.5 आ गया, बहुत तरीके हैं, ये मुझे इनइक्वलिटीज के हिसाब से मैंने पढ़ा दिया था। बात बनी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये सिंपल है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। कहता है भैया बैक्टीरिया का रिमाइंडर 75 आ रहा है, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड द ऑब्जर्वेशन वाज। एक चीज है इसमें, अगर आपने नोट करा हो तो, कोई नंबर है हमें नहीं पता, बिल्कुल ठीक है जी, नहीं पता, लेकिन एक आपने नोट करा, वो नंबर को अगर 296 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है वो 75 आ रहा है। कहता है ये कि भाई अगर हम उसको 37 से डिवाइड करें, पहले तो ये 297 को 37 से डिवाइड किया, चेक करते पूरा डिविजिबल हो रहा, हाँ पूरा डिविजिबल होता तो बड़ा आसान हो गया। अगर ये पूरा डिविजिबल हो रहा है तो ये जो रिमाइंडर आ रहा ना, इस रिमाइंडर को 37 से डिवाइड कर लेते हैं। 37 2 जा 74, 1 इज द रिमाइंडर। हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इसमें 37 से डिवीजन हो। अगर आपका आंसर ये आ गया ना डी 1 आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी। 14th क्वेश्चन देखिए। वेल ये अक्सर बच्चे गलत कराए थे भाई, मैक्सिमम का रोंग हो गया था क्लास में। क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ये दोनों नंबर हैं और उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है व्हेन डिवाइडेड बाय ए 3 डिजिट नंबर, हमें वो नंबर नहीं पता, दे लीव सेम रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर सेम है तो एक काम करते हैं, देखिए 2 नंबर ले लिए मैंने, इन दोनों नंबर को मैंने x से यानी कि दोनों को डिवाइड करा। क्वोशिएंट अलग हो सकता है, रिमाइंडर दोनों का r आ गया। देखिए इसने साफ लिखा हुआ है कि भैया ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम है, राइट। अब सेम नंबर से डिवाइड किया मैंने x से। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5879 माइनस 2374, और ये r से r कैंसिल हो गया, x से इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। अगर x कॉमन ले लूंगा ना तो ये बचेगा x a माइनस बी।
अब जो क्वेश्चन आता है ना कि क्या इसके कोई फैक्टर हैं क्या, जब मैंने इसके फैक्टर निकाले, अब देखिए ये 3523 के फैक्टर हो गए 271 और 13, ठीक है, इसके फैक्टर निकाले। अब ये 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है ना, ये 3 डिजिट नंबर है ना, वो 271 हो गया, 271 एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स अगर 271 हो गया तो ऐड करते हैं 2 प्लस में 7 प्लस में 1, सम तो 10 आया। तो ये सम ऑफ डिजिट की बात कर रहे थे ना, अगर आपका भी आंसर बी 10 है ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इजी है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर सबने कर लिया, चलिए मैं समझाता हूं। कोरियर वैन, अच्छा ये इसमें कह रहा है कि दो के बीच में डिस्टेंस दे रखा है ना, वो डिस्टेंस दे रखा है या ए और बी में 20। अब जाते टाइम इसकी स्पीड देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जाते टाइम स्पीड 50 थी और 20 किलोमीटर था। 50 को यानी कि इसको टाइम निकालना है तो 20 को 50 से डिवाइड किया, 24 मिनट लग गए। अब वो उसको पूरी जर्नी है ना 40 मिनट में क्रॉस करनी है, तो आने में हमसे टाइम कितना बचा हमारे लिए भाई, 40 मिनट में से ये 24 माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो 16 मिनट आ गया। हमारे पास टाइम है, हमसे पूछा गया था कि ये बताइए स्पीड कितनी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ये जो 20 है ना इसको 16 से डिवाइड करा, और ये इसको आवर्स में बनाने के लिए मैंने 60 से डिवाइड करा था, इसमें ये 60 यहां पे आने के बजाय वहां आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 75 है ना, अगर आपका आंसर आता है बिल्कुल ठीक है, बात बनी। 16th क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। कहता है पेरीमीटर, दो स्केयर है, ठीक है, एरिया ऑफ स्केयर, हमें क्या है ये रेशियो निकालना है। ये लीजिए मैंने दो स्केयर कर लिए, इन दोनों स्केयर का पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर इसका जो है ना एस 4y होगा, और अगर इसका देखा जाए तो 4x होगा, लेकिन ये कहता है इसका 2 टाइम है, तो 2 टाइम है तो भैया कट कर दीजिए, 4 से 4 कट कर दूंगा तो y इक्वल टू 2x आ गया। अब रेशियो निकालना एरिया है, बहुत आसान है, ये लीजिए क्या आंसर आ जाएगा, एरिया भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, इसका एरिया कितना हो जाएगा x इंटू एक्स, तो 2x इंटू 2x, x ये y की जगह पे 2x रखा। अगर आपका भी आंसर डी आया ना, बिल्कुल करेक्ट है, बात बनी। 17th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये बहुत पहले क्वेश्चन आते थे, अब बहुत टाइम के बाद मैं देख रहा हूं। कहते हैं इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, आप देखो सब में 10 के मल्टीपल है ना, तो मैं इस 2/50 है ना, इसको ऐसे करता हूं 5 इंटू 10 लिख सकता हूं। सर कैसे किया आपने, मैं देखिए मैंने क्या क्या बताता हूं भैया, 5 इंटू 10 किया, 5 को अंदर ले गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो ना, 10 बाहर छोड़ दिया, इसको 4 इंटू 10 लिख सकता हूं, इसको 3 इंटू 10 लिख सकता हूं, इसको 2 इंटू 10। अब ये 5 अंदर गया तो ये तो 32 होता है, इसको इनको सिंप्लीफाई करा, जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर देखिए यहां पे क्या आया, 2 की पावर 5 32 होता है, ये 81 होता है, ये 64 होता है, ये 25, 81 सबसे बड़ा है, तो ये 3 की पावर जो 10 है ना यानी 40 है ना, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, बात बनी। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। अक्सर इसको ये क्वेश्चन तो अभी बोर्ड में भी एक बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक है, हमसे कह रहा है कि BC 7 है, ठीक है, कहते ये एंगल बाइसेक्टर है। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी यहां पे, आपको याद दिला तो एंगल बाइसेक्टर क्या है। एंगल बाइसेक्टर ये होता है, अगर एंगल बाइसेक्ट करता है तो ये जो दो साइड है ना, बीड कौन कौन सी, नीचे वाली साइड, इनका रेशियो बताता हूं, ये BD और DC का, कहता है BD अपॉन DC का रेशियो, BD की तरफ क्या है AB, ये AB और DC की तरफ क्या है AC है, ये AC के बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा, कब, जब एंगल बाइसेक्टर है, तो ठीक है जी। अब देखिए अब हमें BD अपॉन ये दोनों का रेशियो निकालना है ना, BD अपॉन इसका AB कितना दे रखा है 6x, ये लीजिए 6x हो गया, रेशियो 6 है ना, ये 8x हो गया। तो अगर आपने करा ये 6x हो गया, ये 8x हो गया, लेकिन दोनों का सम तो 7 है, तो 6x प्लस में 8x है ना वो 7 के बराबर है, 14x है ना वो 7 हो गया, तो x यहाँ पे 7/14 यानी कि 1/2 0.5 आया।
अब देखिए आपको एंगल बाइसेक्टर दोबारा भी लगानी पड़ेगी। कैसे? हमसे तो पूछ रहा है कि ये जो है ना, कौन से वाला, इसका नाम दे रखा है ए एफ, ए एफ और एफ डी निकालना है। तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि ए एफ और एफ डी जो है ना वो बराबर हो जाएगा। ए एफ की तरफ क्या है 6 है, ये लीजिए भैया, और यहां एफ डी की तरफ क्या है 6x है। तो x की वैल्यू अगर मैं हाफ पुट करूंगा, 6 इंटू हाफ करा तो ये 3 आ गया। तो यहां पे मैंने 3 लिख दिया, तो 6/3 करा तो 2 अगर आपका ए ऑप्शन है ना आंसर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बात करी मैंने, तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वेल ये बुक का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में काफी बार पूछा जाता था, अभी तो नहीं है। कहता है कि पूरी वुडन का हेमिस्फीयर था, एक स्मॉल हेमिस्फीयर वुडन का निकाल लिया, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग का। अगर ये पूरा वाला में से, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, सीएस से बड़े वाले हेमिस्फीयर का और छोटे वाले हेमिस्फीयर का ऐड करूंगा। सर ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर ये बाहर निकालोगे तो जो गड्ढा बनेगा ना वो भी तो हेमिस्फीयर बनेगा। अब देखिए टॉप का एरिया है, टॉप का एरिया क्या है, ये बड़े वाला सर्कल है और ये छोटे वाला सर्कल है, तो मुझे तो रिमेनिंग एरिया निकालना है ना। तो रिमेनिंग एरिया क्या करेंगे, बड़े सर्कल में से छोटे का एरिया माइनस कर दिया। अब बड़े वाले हेमिस्फीयर का सी से तो होता है 2πr², ठीक है जी। छोटे वाले का होता है कितना, स्मॉल 2πr²। अब आपने एक चीज नोट करी, आपने नोट करी कि ये सी बिग का में से πr² और ये 2πr² आप ऐड करोगे तो 3πr² बन गया, और 2πr में से πr गएगा तो सिर्फ 1πr बचेगा। अब मैं इनमें वैल्यू पुट कर देता हूं। r मेरा है ना, यहाँ पे डायमीटर है 32, तो r 16 हो गया, ये 16 है तो यहाँ पे छोटे वाला r 8 हो गया। तो इसमें पाई मैंने कॉमन ले लिया, इसमें 16 पुट करा, इसमें 8 पुट करा, सिंप्लीफाई करने पर 832 पाई अगर आपका आंसर आता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 20th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 20th क्वेश्चन जो है, देखिए 20th क्वेश्चन करता है, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है कि भैया ABCD इज ए ट्रिपीजियम, ठीक है, ये 1826 दे रखा है। कहता है ए रेडियस निकालनी है, ठीक है। आपको टेंजेंट की कंसेप्ट यूज हो रही है इसमें। अगर मैंने ये x ले लिया ना तो ये भी x हो गया, तो ये कितना बचेगा 8 - x। अगर मैंने यहां पे 8 - x लिया है ना तो ये भी 8 - x बचेगा, ठीक है जी। ये अगर मैंने y लिया है तो ये भी y होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ये 18 - y होगा, और ये अगर आप देखो ये भी 18 - y होगा, ठीक है। अब देखिए ये ABCD एक ट्रिपीजियम है, ठीक है, और ये ट्रिपीजियम है तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड पैरेलल होगी, एग्री कर रहे हो आप। अब मैं इस ट्रिपीजियम में देखिए क्या यूज करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू यूज कि भैया ये जो है ना AB, कौन सी वाली, ये वाली AB बराबर है DC के, ये दोनों साइड बराबर होंगी, एग्री। तो अगर ये बराबर होंगी तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x + y बराबर हो जाएगा 18 - y और प्लस में 8 - x। x और y यहां ले लेते हैं तो x + y यानी कि 2 बार x + y हो जाएंगी, और 18 ये 26 हो गया, तो 2 × x + y हो गया, तो x + y यहां पे 26 आया, तो x + y जो है ना वो 13 आ गया। अब ये 13 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि ट्रिपीजियम में तो ये साइड मैंने पैरेलल बात करी ना, मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल है, ये इसके लाइन ड्रॉ करी पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप एग्री बात करोगे, ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर और इनकी हाइट बराबर होगी, तो अंदर एक रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल है। अगर ये साइड 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये 8 है तो 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 आए, तो 10 आएंगे तो 2 टुकड़े हो गए, यानी कि 5 5 के 2 टुकड़े हो गए। ये अगर 5 है और ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे x + y 13 पता है, तो देखिए ये तो ट्रायंगल बन गया ना। इसको मान लीजिए मैंने m ले लिया, तो ट्रायंगल में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, आप प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट, आपने करा भी होगा। तो ये ट्रायंगल है ना AMB, इस ट्रायंगल में आपने ध्यान दिया हो ये 13 है, ये 5 है,
राइट। तो ये आपको एम बी निकाल लोगे। एम बी कैसे निकलोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये 12 आ गया। अगर ये 12 आ गया तो ये तो इस डायमीटर के भी बराबर है, तो ये भी 12 होगी। ये डायमीटर के बराबर है तो ये भी। अच्छा, डायमीटर अगर मिल गया तो हमें तो रेडियस पूछ रही थी, तो रेडियस हो जाएगी 12 का आधा यानी कि 6। अब ये अगर आपका आंसर 6 है ना तो बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी? ओके, 21st क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहता है कि भाई इफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन है, देखिए रेगुलर वर्ड आ गया मतलब सारी साइड उसके बराबर है, एंगल बराबर है। उसकी साइड 10 दे रखी है। देन द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। पहला काम तो डायग्राम बना लेते हैं, और इसका डायग्राम आप एग्री करोगे ये मैंने बनाया है, बिल्कुल ठीक है। हमें ये 10 10 दे रखी है, और 10 सारी बराबर क्यों है? क्योंकि भैया ये रेगुलर एक हेक्सागन है। अब अगर आपको पता है रेगुलर हेक्सागन में ये जो मैं सेंटर से ओ सेंटर से ज्वाइन करता हूं ना तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। सर कैसे, आप कैसे प्रूव करोगे? इसको हम प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये बता दूं, ये 60 डिग्री एंगल है, और 60 डिग्री एंगल है तो 6 है, तो ओबियसली एक चीज से तो आप एग्री करोगे कि 6 इंटू 60 360 होता है, और पूरा कंप्लीट राउंड है। अब ये अगर 60 है और मैंने कहा कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तीनों साइड बराबर होगी। तीनों साइड बराबर होगी तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको तो आंसर मिल गया 1 सेकंड में। ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो गया, और ये तो रेडियस है ना, तो हमसे रेडियस से तो पूछी गई थी, तो आंसर इसमें 10 आ गया। अब आप ये कह सकते हो कि सर आप इक्विलेटरल किस बेस पे कह रहे हो? आप इसको प्रूव करके बताना पड़ेगा। देखिए जिसको फार्मूला पता है ना एरिया का, एरिया का फार्मूला किसका? रेगुलर हेक्सागन का। उसमें ये तो था 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका प्रूफ ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में बच्चे कर चुके हैं। होप सो आपको थोड़ा याद आया होगा। चलिए 22 सेकंड देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई विच फिगर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। पहले तो इस पैटर्न को पढ़ते हैं क्या। आप देखो इन दोनों में अगर आप नोट करें तो ये वाला एरो है ऊपर गया है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया है। देखिए ये ऊपर चला गया, ट्रायंगल थी वो यहां पे आ गई, तो सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज ना जाके क्लॉकवाइज पैटर्न चल रहा है। इन दोनों में क्लॉकवाइज आ रहा है। फिर यहां पे देखिए ये जो एरो है वो यहां आ गया, और ये जो रेक्टेंगल है वो यहां आ गया, तो ये इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि डायगोनल। तो इस केस में डायगोनल हो गया। डायगोनल जो है वो आपस में इंटरचेंज हुआ है। पहले क्या चला? क्लॉकवाइज चला, फिर डायगोनल। फिर देखते हैं, देखिए फिर क्लॉकवाइज चला, ये यहां से इधर आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज आ गया। अब ये क्लॉकवाइज अगर आया है तो अगले वाले में क्या आना चाहिए? अगले वाले में देखना चाहिए था आपको इंटरचेंज होना चाहिए डायगोनली, यानी कि ये एरो है वो यहाँ पे आना चाहिए, ये एरो होगा। ये रेक्टेंगल है वो यहाँ आनी चाहिए, ये ट्रायंगल है वो यहाँ आना चाहिए, सर्कल है वो यहाँ आना चाहिए। देखिए किस में मैच कर रहा है? अगर आप नोट करें तो ये सी ऑप्शन है ना, इसको बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, तो इस केस में जो आंसर है वो सी होगा। बात बनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके 23rd क्वेश्चन करते हैं। देखिए बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। कहता भाई कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे रखी है, स्पीड और टाइम का ये दे रखा है। हमसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। अच्छा आपने देखा साफ इसे में लिखा भी है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ है, तो कुल मिला के मुझे इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है पहले। जब मैंने ग्राफ प्लॉट करा तो आप भी एग्री कर रहोगे, इस केस में ये ग्राफ बन गया। ठीक है, मैंने टाइम ले लिया जो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, स्पीड ये 0 पे 4 है, भाई टाइम 0 है तो 4 पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा है 2 पे 8 है, ये 2 है और ये 8 है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर 4 पे 12 है, ये 4 है, ये 12 है। अब हमसे कह रहा है कि अगर डिस्टेंस क्या होता है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है, यानी कि ये एरिया निकालना है जिसके अंदर मैं शेडेड कर रहा हूं। इसका एरिया कैसे निकल जाएगा? आप एग्री करो, ये तो एक ट्रेपीजियम है भाई। ट्रेपीजियम में ये दोनों पैरेलल साइड होगी ना, ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड होगी, और ये फार्मूला होता है 1/2h+b। तो ये वाली साइड तो मेरे पास 4 है, और यहां पे ये होगी 24, तो 4 + 24 होता है 28। अब यहां से 0 से लेके और ये जो पैरेलल साइड के बीच में गैप है ना, ये डिस्टेंस हो गया, ये 10 हो गया। अब 2 × 1 = 2, 5 जा करा
तो यहां से अगर आपका भी आंसर 140 मीटर आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन 24 करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। कहता है भाई एक समीर है और दूसरा है ईशा। समीर की डाइस पे 4 ही फेस है, 1 2 3 4। डन, यानी कि इसके पे 4 है तो 1 2 3 4 आ सकता है। ईशा की जो डाइस है ना वो नॉर्मल डाइस है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। कहते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी समीर रोल्स एंड ग्रेटर नंबर है वो समीर का है, यानी कि पहला नंबर। पहले तो ये बताओ इसके 4 और इसके 6, तो टोटल है ना वो 24 सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट बनेंगे। सर कैसे बनेंगे, बना के दिखाओ। बिल्कुल बताता हूं, ये मैंने 24 पॉइंट ले लिए। कैसे देखो आपको समझाता हूं। पहले वाला मैंने समीर लिया है भाई, समीर के ऊपर 1 आया तो दूसरे वाले पे 1 भी आ सकता है, 1 के साथ में 2 भी आ सकता है, 1 के साथ में 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। सिमिलरली अगर 2 आया समीर का, ये पहला 2 आया तो 2 के साथ 1 आ सकता है। इस तरह से टोटल कितने बने, 24 बने। अब हमसे कहता है कि भाई समीर का रोल है ना ग्रेटर देन ईशा होना चाहिए। पहला नंबर है ना वो ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। पहला नंबर ग्रेटर होना चाहिए, ये भी चलेगा, ये नहीं हो सकता। इस केस में भी आप देखोगे तो फेवरेबल आउटकम है ना वो टोटल यहां पे इतने बने, 3 2 5 6 बने। अगर फेवरेबल आउटकम 6 है और टोटल आउटकम आप नोट करोगे 24 है, तो यही 6 आउटकम फेवरेबल हुए ना, तो 6/24 करा। अगर आपका आंसर 1/4 है ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 25 करते हैं। वेल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इसका। जिसने 11th का सीक्वेंस सीरीज करा है ना उसके लिए इजी हो जाएगा। कहता है भाई डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट डायग्राम में जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है वो 1 है, सेकंड डायग्राम में 7 है, 3 में 17 है, और ये डॉट्स दे रखे। हमसे कह रहा था ये 280 लाइन्स है ना, 280 लाइन सेगमेंट। ये बताइए कि 280 लाइन सेगमेंट के विच डायग्राम भी लाओ। अगर आपको ध्यान है ना एपी में nth टर्म होती थी ये वाली, a प्लस में n माइनस 1d, राइट। तो ये भी एक सीरीज है। अगर मैं 1 2 3 4 इसको n ले लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि nth जो डायग्राम है ना उसमें ये 287 है। अब मुझे इनका वो nth टर्म निकालनी है। सर कैसे निकलेगी, देखिए 11th में तो स्पेशल सीरीज पढ़ाते हैं लेकिन 9 10 पे नहीं पढ़ाते। तो मुझे ऐसा nth टर्म चाहिए जो 1 पुट करो तो 2 आए, फिर 2 पुट करो तो 6 आए। तो ये है n स्क्वायर प्लस में n। सर कैसे निकाला आपने, हिट एंड ट्रायल से निकाला है। फिर n ये वाला इसका निकाले तो nth टर्म 117, इसका आ जाता है 2n स्क्वायर माइनस में 1। अब देखिए अगर मैं n 5 पुट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसमें मैंने 5 पुट करी, चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे 25 हो गया, माइनस 1, देखिए 49 आ रहा है, सही आ रहा है। अगर मैं यहां पे 4 पुट करता हूं, इस केस में 4 पुट करा तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 32 माइनस 1 31 आ रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। अब हमसे पूछा था कि डायग्राम यानी कि n निकालो जिसमें 287 लाइन्स हो। ये जो नंबर है ना 2n स्क्वायर माइनस में 1, इसको मैंने 287 के बराबर रखा। 2n स्क्वायर यहाँ पे वो चला जाएगा तो ये 288 आया। n स्क्वायर जो है यहाँ करेगा तो 144 आया। और आप सबको पता है भाई ये 144 किसका होता है, 12 का होता है। तो n आंसर यहाँ पे 12 है। अगर आपका भी आंसर 12 आया तो बिल्कुल ठीक है। डन। 26 क्वेश्चन देखते हैं। वेल ये सिंपल है, डायग्राम वाले तो बड़ा इजी होते हैं। कहता है कि भाई कैफीन को y ले रखा है और शुगर को x ले रखा है, डायग्राम बनाया है। अभी देखिए एक लाइन पढ़ी कितना मजेदार है। कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स। पहले तो आपको बता दूं आप एक लाइन पूछते हैं अक्सर बच्चे कि सर इसने लिखा है ना स्कैटर प्लॉट। अब ये स्कैटर प्लॉट कुछ नहीं होता, डॉट होते हैं ग्राफ में। अगर कोई ग्राफ इस तरह का होता है ना, ये जो स्कैटर प्लॉट होता है ना, ये इसको इस ऐसे ग्राफ को स्कैटर प्लॉट कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या ले रखा है इसने, एक्स एक्सिस में शुगर ले रखा है,
शुगर वाला कौन सा है? जो लाइट वाला है, और डार्क वाला है कैफीन है। कहते हैं हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द स्कैटर प्लॉट अबव वाई। देखिए अबव वाई इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। अब देखिए x की वैल्यू यहां पे कितनी है? यहां पे x की वैल्यू 4 है, तो इसका प्लॉट कर दो। जूस के केस में जो है ना वो हो जाएगा 4 और कैफीन नहीं है तो 0। इसके केस में करेंगे तो 1,5। इनको प्लॉट कर देता हूं। इसके केस में करूंगा तो 2,2। इसके केस में करूंगा तो आप नोट करना शुगर यहां पे 4,3। चारों को जब मैंने प्लॉट कराना तो ये मेरा डायग्राम बना, और इस डायग्राम में y इक्वल टू एक्स की लाइन ये है, बीचों बीच जो जा रही है। तो इस केस में 4,0 अगर आप करोगे तो ये वाला पॉइंट हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। 1,5 ये हो गया 1,5, बिल्कुल ठीक है। 2,2 ये बिल्कुल इसके ऊपर लाई कर रहा है 2,2, और 4,3 ये हो गया 4,3। अब अबव द लाइन कौन सा है? अबव द लाइन तो भैया एक ही पॉइंट है, ये वाला। तो अगर आपका आंसर पूछा था हाउ मेनी पॉइंट्स, तो अगर ए ऑप्शन है तो बिल्कुल ठीक है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। इस डायग्राम में एच नहीं दे रखा ना, मैं एच को एच ले लेता हूं, ठीक है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये जो एक्स है ना ये मैंने ब्रेड्थ ले ली। अब हमें कह रहा है कि देखो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 30 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट, ठीक है जी। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड दैट इज यूज्ड टू मेक बोथ इनर एंड आउटर। मुझे मैच बॉक्स के आउटर का और इनर का दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं। ये जो 30 है ना, ये वॉल्यूम दे रखी है, ये 30 के बराबर करा। एल बी एच होता है ना 30, तो एल दे रखा है 1.5x, ये x है, और h मुझे नहीं दे रखा, तो मुझे यहां से h मिल गया, और यहां से h मुझे मिला 20/x²। 1.5 का डेसिमल हटाऊंगा, ये h की वैल्यू आई। अब देखिए मैं फार्मूला यूज करने वाला हूं। मुझे सरफेस एरिया चाहिए था ना इसका। अगर मैंने ये l लिया है ना थोड़ी देर के लिए, और ये b लिया है, तो ये जो BH है ना, इस वाले मैच बॉक्स में BH यहां से भी खाली है और इधर से भी खाली है। इस वाले केस में ये जो L और B है ना, ये बिल्कुल गायब है। तो मैं टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या लिख रहा हूं, मैंने इनर और आउटर का ऐड करा है। तो इनर वाले में आप ध्यान देना मैंने क्या किया, देखिए इनर वाले में साफ लिखा है LB प्लस में 2BH प्लस में 2HL। एक LB लिखा है क्योंकि ये वाला तो खाली था ना, इनर की बात हुई। आउटर वाले में देखो मैंने क्या किया है, आउटर वाले में 4 ही तो फेस है, यानी कि ये अगर L है तो LB ये ऊपर वाला और नीचे वाला, और LH हो गया कौन सा, ये LH हो गया। ये बिल्कुल कट कर देना क्योंकि ये तो खाली है। इन दोनों में देखिए वैसे ऐड कर लें, LB प्लस में 2LB ऐड करेंगे तो यहां पे 3LB बन गया, और 2BH। अब मुझे तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पुट कर दूंगा तो आंसर ही आ गया। भाई लेंथ तो दे रखी है ना 1.5x, ये लीजिए 1.5x रखा, ब्रेड्थ x रखा, हाइट की जगह पे ये मैंने निकाला, ये 20/x², ये हाइट 20/x²। इसको सिंप्लीफाई किया ना, सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरा ए ऑप्शन की तरफ आंसर आ रहा है। अगर आपका भी आंसर ए है ना, बिल्कुल ठीक है। बात बनी। 28 क्वेश्चन देखते हैं। वेल ये तो पजल टाइप का हो गया। कहता है कि भैया पैटर्न है 5 ब्लू 4 ब्लैक, अच्छा 5 4 3, और उसके बाद 2 हो गया। आपने देखा 5 ब्लैक 3 2 रेड है। उसके बाद आप नोट करना ये पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है। कहता है ये बताओ 359th जो है ना उसका कलर क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात है, अब ये 5 4 3 2 और मैंने इनका सम निकाला। अब सम निकाला तो ये देखिए सम कितना आ गया, 14 आ गया, फिर 14 हो रहा है। इस 359 को मैंने 14 से डिवाइड किया ना, रिमाइंडर 9 आया। अब रिमाइंडर 9 आ गया तो देखिए 5 प्लस में 4 ये ही 9 हो गया। तो ये जो 359 होगा ना वो ब्लैक के अंडर आएगा। अगर आपका भी आंसर बी है ना तो बिल्कुल करेक्ट होगा। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए क्या क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, 8th क्लास में ही था ये तो। भाई 3 है, इसमें सन है, डॉटर है, नेफ्यूज हैं, ईच रिसीव। अच्छा, अगर मैं सबसे छोटे वाले को एक्स ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि भाई जो नेफ्यू है ना, उसका ईच नेफ्यू का शेर मैंने एक्स मान लिया, डन। अब साफ लिखा है इसमें कि भाई ईच डॉटर रिसीव 3 टाइम एज मच, यानी कि ईच डॉटर का 3x हो गया, बिल्कुल भी एग्री करोगे। फिर आगे लिखा है ईच सन 7 टाइम, ये 7x हो गया। अब ये टोटल को मैं देखिए नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, ये जो 12,600 है ना, ये इन तीनों में डिवाइड करना है ना, तो मैं इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं। वो क्या इक्वेशन है कि मल्टीप्लाई किया 7 सन का सम और 3 डॉटर और 5 नेफ्यू, इनका सम इतना होगा। तो ये एक सन का जो है ना वो 7x है, तो 7 इंटू 7x करूंगा तो ये 49x बन गया, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर यहां पे क्या बना, 63x आया, x की वैल्यू 200 आई। हमसे पूछा था ईच डॉटर, डॉटर का तो भैया 3x है, तो 3 इंटू एक्स करा। अगर आपका 600 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, 30th क्वेश्चन करते हैं हम। कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड, 8 डेसीग्राम की बात कर रहा है, और गिवन क्या है कि 20 डेसीग्राम की 4800 है। देखिए इसमें यूनिटरी मेथड की बजाय ना एक नई चीज आ गई। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इस लाइन का मीनिंग है ना, वो इसमें मेन है। क्लास 8th में एक चैप्टर है डायरेक्ट है, तो इसमें क्या कह रहा है, कहता है जो कॉस्ट है ना वो भैया वेट का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा ना तो आप भी एग्री करोगे, के आ जाता है। ये मैंने देखिए के लगा दिया। अब ये के लगा दिया तो अब के निकालते हैं। कॉस्ट दे रखी है 4800, बिल्कुल ठीक है जी। वेट दे रखा है 20, ये देखिए वेट की जगह 20 लिख दिया। यहां से मुझे के मिला 12। अब तो बड़ा आसान हो जाएगा, मैं ये के यूज करूंगा, और जो मुझसे पूछा है ना, क्या पूछा हुआ है कि 8 डेसीग्राम के निकालो कॉस्ट, तो वेट की जगह पे 8 डेसीग्राम रखा, के की जगह पे 12 रखा, और 7 6 यानी कि अगर आपका भी आंसर डी आया है ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल ये तो और भी इजी है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन में 1 डे का या 1 आवर का वर्क निकालते हैं, जो कि रेसिप्रोकल करके निकालते हैं। कैसे भी, अनिल को 40 घंटे लगते हैं ना, तो उसका 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/40, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया ये मैंने 1 क्यों करा है, क्योंकि एस वर्क टाइम में हमेशा 1 आवर का निकालते हैं। फिर जो बॉबी है ना वो 55 आवर लेता है, तो बॉबी का भी 1 आवर का निकालो, 1/55 हो जाएगा। अब ये दोनों साथ में काम करने की बात कर रहे हैं ना कि वर्क टुगेदर, तो दोनों का एक साथ में 1 घंटे का निकालोगे तो ऐड कर दो, यानी कि 1/40 और 1/55 को ऐड करा, एलसीएम लिया तो 95/2200 आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं उन्होंने 20 घंटे काम करा, पूरा काम नहीं किया, और वो भी इंजर्ड हो जाता है। तो ये जो काम आया है ना, इसको 20 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू 95 अपॉन 2200। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल करा, 2 से काटा तो 110 आया, और 5 से काटा। ये काम जो है हो चुका है। देखिए जो वर्क था ना वो तो 1 था, 1 में से इतना हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 1 माइनस में 19/22। अब ये 19/22 मैंने जब माइनस किया ना 1 में से, तो देखा जाए तो एलसीएम 22 आ गया, और 22 में से 19, इतना काम पेंडिंग है, रिमेनिंग है। अब वो रिमेनिंग काम करना है अनिल को, क्वेश्चन है ना, अनिल हैज टू कंप्लीट। तो इस काम को डिवाइड कर दूंगा अनिल के 1 घंटे के काम से, आंसर आ जाएगा। बात बनी? कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने अनिल का 1 घंटे का काम था ना 1/40, इस 3/22 को 1/40 से डिवाइड किया, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 20,
ये आ गया 11, ये 60 यानी कि 60 को 11 से डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्स 5 आवर 27 मिनट आता है। ये आपको आई होप इजी लगा होगा, क्लास 8 की बुक में देखा था मैंने ये। चलिए 32 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहते भाई इन ए कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वेर इनिशियली 4 थे और 3 हो गए। ये इसी को मान लेते हैं कि भाई 4 लोग थे और है ना 3 रिड्यूस हो गए, और वेजेस है ना वो इंक्रीज कर दी। पहले 6 रुपीज दे रहे थे और फिर 7 देने लगे। तो हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो इन विच द टोटल वेजेस पेड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप इनको रेशियो को थोड़ी देर के लिए इंप्लाइज मान लीजिए कि पहले इंप्लाइज थे ना वो ओरिजिनली ये थे, मान लीजिए ओल्ड, बाद में एक कम कर दिया 3 हो गए। तो आपको अगर एक एम्प्लॉय को इसको दे रहे थे 6, तो पहले उनका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था, 6 फॉर द 24 रुपीज पे किए जा रहे थे। अब इन्होंने 4 से 3 कर दिया और इंक्रीज कर दी सैलरी 6 से 7। अब कितना हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करिए, अब 21 रुपीज एक्सपेंडिचर हो रहा है। हमसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वेजेस, यानी कि 24 और 8 इसका रेशियो निकालोगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 7। और देखिए डिक्रीज कर रहा है भैया, 24 से 21 हुआ है ना, तो डिक्रीज 8:7 है। अगर आपका आंसर ए है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब 33rd क्वेश्चन करते हैं। कहता भाई एक रिमोट विलो नेस्टेड माउंटेन सर्कुलर पोंड। ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पोंड है ना उसके चारों तरफ जो है ना वो एक पाथ बनाया गया है। ये पाथ है भैया, और ये आपका जो ये पोंड है ना इसकी सरकमफ्रेंस गिवन है 88 मीटर। 2 पाई आर 88 दे दी, आर निकाला तो 14 आ गया, यानी कि ये 14 है। और पाथ की विड्थ 3.5 है, तो जो बड़ी रेडियस हो जाएगी ना कैपिटल आर वो हो जाएगी 14 में मैंने 3.5 ऐड करा, ये मेरी होगी 17.5। अब कहता है ये जो पाथ पे टाइल लगाई है 1 मीटर की, राइट, इस तरह की 1 मीटर की टाइल लगाई है। कहता है ये बताओ कि हाउ मेनी मिनिमम टाइल्स आर रिक्वायर्ड। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो पाथ का एरिया है ना इसको निकाल के और एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो पाथ का एरिया आई होप रिंग का एरिया ही हो गया ना भाई। पाथ का एरिया डिवाइडेड बाय 1 टाइल एरिया। रिंग का एरिया मतलब आउटर जो सर्कल में से इनर सर्कल माइनस किया। आउटर की रेडियस दे रखी है, इनर की रेडियस हमने फाइंड आउट करी है, इसको सिंप्लीफाई करा। अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करा तो 346.5 आया। तो ये तो मिनिमम चाहिए थे ना, तो इसका आंसर 347 होगा। देखिए 345 मैं ले लूंगा ना तो एक टाइल कम पड़ जाएगी, तो मिनिमम 347 टाइल्स हमें चाहिए। बात बनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल इसमें भी देखिए 3 चीजें हैं, कोन है, सिलेंडर है और स्फीयर है, और सबकी रेडियस आर है। चलो लीजिए भैया मैंने तीनों की रेडियस है वो आर कर दी। इसमें हाइट अलग अलग है, आपने ध्यान दिया इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है कि सिलेंडर की हाइट एच है, कैपिटल एच है, और हाइट ऑफ कोन एच है ये वाली, राइट। हाइट स्लेंट हाइट नहीं दे रखी, ये एल होता है स्लेंट हाइट। कहते हैं सिलेंडर और स्फीयर का वॉल्यूम सेम है, इन दोनों की वॉल्यूम सेम है। और अगर आप नोट करो कोन और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया सेम है। देखिए अगर वॉल्यूम सेम है तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों की वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं। बराबर करा मैंने, तो बराबर करने पे देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले मैंने इनको बराबर करा तो इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर बचा, एक आर बचा, तो एच कैपिटल 4/3 आया। मैंने यहां से स्मॉल आर निकाला। अब टोटल सरफेस एरिया भी बराबर है, किसका, कोन का और सिलेंडर का। अब टोटल सरफेस एरिया में एल आ गया, ये होता है पाई आर एल प्लस आर, ये होता है 2 पाई आर।
अब इसमें देखिए ये पाई आर है ना, इससे कैंसिल हो गया, यहां से L प्लस आर बचा, ये 2 अंदर चला गया तो 2R और 2H बचे। इस R को मैंने यहां माइनस किया, एक सिंगल R बचा, ये 2H आया। अच्छा, अब मैंने R तो निकाल रखा है 3H अपॉन 4, इस R की जगह पे मैंने 3H अपॉन 4 रखा, ये 2H है, एलसीएम 4 आ गया 11 और ये L है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला मैंने, ये स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से निकाली। अब मुझे ये दोनों तरफ अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो ये स्केयर हट जाएगा, लेकिन 11 का स्केयर 121 और 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। अब मुझे तो रिलेशन निकालना है ना, इस R को मैं यहां पे ट्रांसपोज करूंगा, माइनस का R हो जाएगा। अब ये माइनस R का होने के बाद देखिए ये वैल्यू पुट करूंगा 3H अपॉन 4, 3H का स्केयर 9H स्केयर अपॉन 16, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो 112 अपॉन 16H स्केयर आया, ये स्मॉल h स्केयर के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यहां आ गया, इन दोनों में 16 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ गया, और h जो है ना वो हो जाएगा √7 कैपिटल H। देखो ये आंसर होगा, अगर आपका भी आंसर डी है ना तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, 35th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि भाई एक कोन है और एक सिलेंडर है, जब भी मेल्ट की बात होती है ना तो वह वॉल्यूम सेम होगी, और इसने साफ लाइक कीपिंग द बेस सेम। बेस सेम का मतलब है कि भाई रेडियस जो है ना वो सेम होगा, और हाइट सिलेंडर की गिवन है, हाइट ऑफ द कोन निकालनी है। मेरे को लगता है ये तो सबसे इजी क्वेश्चन कहना चाहिए किसका, इस पूरे टेस्ट का। अब मैंने इन दोनों की वॉल्यूम सेम कर दी, सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है, मुझे एच निकाल ली, वॉल्यूम बराबर कर, देखिए पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है और यहां पे भी है, कैंसिल कर दिया 1/3H, और ये बराबर है सिलेंडर की वॉल्यूम 7, 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो मुझे लगता है इससे इजी तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो अगर आपका भी 21 आंसर है ना बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 36 की बात करते हैं। ये इनइक्वलिटीज अगेन क्लास 11th में आती है पहली बार, लेकिन देखिए करना क्या है, सबसे पहले 3 को वहां भेज देते हैं, 7 - 2y है ना, ये हो जाएगा -15। अब 7 को वहां भेज देते हैं, -2y, सारे के सारे जो है ना वो रूल अप्लाई होंगे एक्सेप्ट 1, कि कौन से वाला वो बताता हूं। अब ये -22 हो जाएगा ना, अब मुझे -2 से अगर मुझे डिवाइड करना है ना, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, तो ये ध्यान में रख रहा है ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये सिंबल है ना ये उल्टा हो जाएगा, और ये y बन जाए -2 अपॉन y अपॉन -2 करोगे ना, और -22 अपॉन -2 करोगे ना, तो यहाँ तो y बचा और यहाँ 11। अगर ये आपको आता है इसका मतलब इनइक्वलिटीज आपको अच्छी तरह से आती है। बस सीधी डी का आंसर है, यानी कि डी आंसर था। 37 देख लीजिए, देखिए इसमें 2 क्वाड्रेटिक दे रखी हैं और कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। इसका मीनिंग पता क्या होता है, -y को यहां ले आओगे तो एक्स की वैल्यू बताइए जब y में ऐड करने पर 0 आए, सीधी सी बात ये है। मैं ना दोनों क्वाड्रेटिक क्या ना, ये दोनों क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन कर लेता हूं मिडिल टर्म से। जब मैंने मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग करी ना तो देखिए मैंने दोनों के रूट निकाल लिए, आपने ध्यान दिया। इस वाले में रूट कितना आया 3 और -2, इसमें 2 और 3। कहता है कि x की किस वैल्यू के लिए ये y में ऐड करने पर 0 बने, तो आप इसमें देखिए x की -2 जो है ना और y की भी +2 है ना, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो ही 0 आता है, तो इस केस में आंसर -2 यानी कि बी ऑप्शन होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। 38 क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन भी अक्सर है ना लास्ट में इजी क्वेश्चन मिलते हैं। कहता है भाई P और QX पोलर डिग्री, दोनों की डिग्री 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए यहां पे मल्टीप्लाई करें तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, x की पावर 3 और यहां पे भी x की पावर 3 कर देता हूं तो x की पावर 6 आ सकता है, तो ये तो ट्रू हो सकता है भाई, हमें तो नॉट ट्रू निकालना है ना। इनको देखो, ये कहता है कि ऐड करने पे 3 आएगा, भाई जरूरी नहीं है। देखिए
माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है, ये एक का क्यूबिक है, दूसरी क्यूबिक है ये ले लीजिए, प्लस का एक्स की पावर 3 और माइनस का 8x, इन दोनों को ऐड करें तो जरूरी थोड़ी है कि रिजल्टेंट 3 आए। तो ये जो बी ऑप्शन है ना, ये नॉट ट्रू है और बाकी सारे ट्रू हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन करने पर इसने साफ लिख दिया लेस देन 3, तो लेस देन 3 का मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और ये भी करेक्ट है। तो इस केस में जो आंसर है ना वो बी है। आई होप आपको क्लियर होगा। 39th क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि भाई एडिट, ये तो एक लीनियर इक्वेशन बना रखी है, टी टाइम है, पी पेजेस है, कहते हैं हाउ मच लॉन्गर विल टेक 20 पेजेस और 15 पेजेस, इन दोनों में गैप कितना है, 5 पेजेस का गैप है ना, ये 5 पेजेस का गैप इसमें पुट कर देते हैं, तो ये जो टाइम है ना वो आ जाएगा 8 इंटू 5 प्लस में 16.3, 40 प्लस में करोगे तो यहाँ पे 56.3 आया। अगर आपका भी आंसर बी है ना, बिल्कुल ठीक है। ये तो लग ही नहीं है कि आर्यभट्ट गणित चैलेंज है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट वाला तो और भी सिंपल है, मेरे को लग रहा है ये तो कोई भी 7th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है 3 की पावर k प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर k और 3 की पावर 1। अब इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूं 3k, तो ये बनेगा 3, यहां से माइनस का 1 और ये m बना और ये 2 बना। तो ये जो 2 बनाना यानी कि k तो है ये, इस 2 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, तो 3 की पावर k इज इक्वल टू m अपॉन 2 आया। अब मुझे k प्लस 2 चाहिए, k प्लस 2 पता क्या होता है, 3 की पावर k और 3 की पावर 2, तो कुल मिला के मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। मैं अगर यहाँ 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यानी कि 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2 से करना पड़ेगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो 3 के k प्लस 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 9m अपॉन 2, और ये आपका सी आंसर है ना, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए लास्ट के 5 क्वेश्चन तो बड़े इजी हैं। आई होप आपको एंजॉय किया होगा। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।